नमस्ते दोस्त। स्वागत है आपका। आज की इस ठंडी और शांत सुबह हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है धुंध भरी सुबह और गेहूं की बालियां। घनी धुंध से ढकी उस सुबह में, जब सूरज भी देर से जागता है, एक किसान अपने खेत की ओर निकलता है। हर गेहूं की बाली उसके बीते दिनों की मेहनत, डर, उम्मीद और धैर्य की कहानी कहती है। हवा में मिट्टी की नमी है और खेतों में खामोशी बोल रही है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन दिनों की याद है जब सुबह की सबसे बड़ी दौलत, धुंध में लिपटी चाय, गीली मिट्टी की खुशबू और खेतों में लहराती बालियां हुआ करती थीं। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपकी थकी हुई पलकों पर नींद हल्के से दस्तक देने लगेगी। दिल कहीं भीतर एक अनजानी सी राहत महसूस करेगा। अगर ऐसी मीठी, धीमी और सुला देने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर धुंध भरी सुबह एक नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहां हर कहानी जल्दी नहीं सुनाई जाती, यहां शब्द भी धीरे धीरे चलते हैं। और बताइए जरा, आप किस शहर और किस गांव से हमें सुन रहे हैं? इस वक्त आपकी घड़ी में सुबह के कितने बजे हैं? आपका हर कमेंट, हर लाइक ये एहसास दिलाता है कि आप कहीं पास ही हैं, धुंध में खड़े, बालियों को सुनते हुए। अब चलिए, रोशनी थोड़ी कम कर लीजिए, चाय का आखिरी घूंट ले लीजिए, और अगर सुबह की ठंड ज्यादा लग रही हो तो कंबल जरा और खींच लीजिए। धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस खेत की ओर जहां धुंध कभी पूरी तरह नहीं छोंटती और गेहूं की बालियां हर सुबह आपको सुलाने आती हैं। रात अब भी पूरी तरह गई नहीं थी, बस अपनी आखिरी सांसें गांव की छतों पर छोड़ रही थी। कच्ची गलियों में धुंध ऐसे पसरी थी जैसे किसी ने रुई की मोटी परत धरती पर बिछा दी हो। हवा में नमी थी, ऐसी नमी जो कपड़े को नहीं, मन को भी भिगो दे। दूर कहीं तालाब की तरफ से मेंढकों की धीमी टर टर आती थी और उसके बीच बीच में किसी अनजान चिड़िया की अकेली पुकार धुंध को चीरती हुई निकल जाती। अचल देव की आंख खुली तो सबसे पहले उसे अपने ही घर की गंध मिली, गीली मिट्टी की दीवारों की, रात भर सुलगते चूल्हे की राख की और आंगन में रखे सूखे उपलों की। उसने करवट बदली। खाट की बुनाई ने पीठ पर जाली सा निशान छोड़ दिया था। सिरहाने के पास रखा गमछा उसने उठा लिया और कुछ पल वैसे ही बैठा रहा, जैसे शरीर जाग गया हो, लेकिन भीतर का आदमी अभी भी किसी पुराने डर में अटका हो। कोने में रखा लालटेन बुझा था, पर उसकी कांच की चिमनी में कल शाम की लौ का पीला सा असर अब भी अटका हुआ लग रहा था। अचल देव ने धीमे हाथ से उसे छुआ। कांच ठंडा था, मगर छूते ही उसे याद आया कि इसी लालटेन की रोशनी में उसने कितनी रातें हिसाब जोड़ते काटी हैं। बीज, खाद, दवा और उधार की वह बढ़ती हुई लकीर, जो कागज पर नहीं, उसके माथे की नसों पर लिखी रहती थी। उसी समय भीतर से सरोजनी की हल्की सी खांसी सुनाई दी। वह जागी हुई थी, पर उठी नहीं। सरोजनी की यह आदत अचल देव को पता थी। वह सुबह के पहले पल को जैसे टटोलती थी, देखती थी कि आज हवा में राहत है या खतरा, फिर ही बोलती। अचल देव ने बिना पलटे कहा, मैं खेत तक होकर आ जाऊं। सरोजनी की आवाज धुंध जैसी मुलायम नहीं थी, उसमें मिट्टी की सख्ती थी। इतनी धुंध में मेड़ भी नहीं दिखती, गिर फिर गए तो? अचल देव ने गमछा कंधे पर रखा। आज देखना जरूरी है, उसने इतना ही कहा। पर क्यों उसने नहीं कहा, क्योंकि क्यों में एक लंबी कहानी थी। कहने से पहले ही दिल भारी हो जाता। सरोजनी ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, चैतन उठ गया क्या? अचल देव ने कान दिया। अंदर के कमरे से धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। सो रहा है, रहने दे। सरोजनी ने फिर कुछ नहीं कहा। घर में कभी कभी शब्द भी उपले की तरह होते हैं, जब तक जलते नहीं तब तक किसी काम के नहीं, और जला दिए तो धुआं आंखों में चुभता है। अचल देव आंगन में आया।
आंगन की मिट्टी रात की ठंड से सख्त पड़ गई थी। वह नंगे पांव था। मिट्टी ने उसकी तलवों को ऐसी ठंडक दी जैसे किसी ने हड्डियों तक पानी डाल दिया हो। उसने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा, सिर हल्का सा झुकाया, जैसे आदत में कोई छोटी सी प्रार्थना हो। फिर बाहर निकल पड़ा। गांव का रास्ता कच्चा था, पर धुंध में वह रास्ता भी जैसे नहीं था, बस किसी दिशा की कल्पना थी। बगल के घरों की दीवारें धुंध में धुंधली परछाइयां बन गई थीं। कहीं से लकड़ी के चटकने की आवाज आई, शायद किसी घर में चूल्हा सुलगा होगा। हवा में धुएं की पतली लकीर घुली हुई थी, जो नाक के भीतर उतरकर पुराने दिनों का स्वाद दे जाती है। अचल देव चलते चलते पीपल के पास पहुंचा। वही गांव का पुराना पीपल जिसके नीचे चौपाल लगती थी, फैसले होते थे, झगड़े सुलझते थे और कुछ आंसू भी चुपके से गिरते थे। आज पीपल भी धुंध में आधा छिपा था, जैसे वह भी अपना चेहरा बचा रहा हो। पेड़ के नीचे की जमीन गीली थी। ओस की बूंदें पत्तों से टपक कर मिट्टी में उतर रही थीं। उसी पल दूर मंदिर की घंटी बजी, धीमी, खनकती हुई। आवाज इतनी साफ थी कि धुंध भी कुछ देर के लिए स्थिर हो गई। घंटी की हर ध्वनि अचल देव के भीतर कहीं जाकर टिकती चली गई। उसे लगा जैसे यह सुबह सिर्फ खेत की नहीं, उसके जीवन की भी हाजिरी ले रही हो। तू है ना? अभी तक खड़ा है ना? वह मेड़ के पास पहुंचा तो खेत दिखाई नहीं दे रहा था, बस सफेद धुंध का समुद्र था, जिसके भीतर से गेहूं की बालियां कभी कभी सिर उठाकर फिर गायब हो जाती। हवा चलती तो बालियां हल्का सा सरसराती, एक धीमा लगातार संगीत। उस सरसराहट में अचल देव को अपने ही कदमों की आवाज खोती हुई सुनाई पड़ी। उसने मेड़ पर पैर रखा। गीली मिट्टी ने उसके पैर को पकड़ने की कोशिश की, जैसे कह रही हो, भाग मत, अभी यहीं रह। अचल देव ने पैर संभाला और कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके गमछे की छोर हवा में उठी। धुंध उसकी दाढ़ी पर बैठने लगी। पल भर में उसकी मूंछों पर नमी चमकने लगी, जैसे छोटी छोटी ओस की कीलें जड़ गई हों। वह झुका। सामने एक बाली थी, सीधी, भरी हुई, नमी से झुकी हुई। अचल देव ने उसे उंगलियों से छुआ। यह छूना सिर्फ देखने के लिए नहीं था, यह एक तरह का पूछना था, जैसे वह बाली से पूछ रहा हो, तू ठीक है ना? तू मेरे साथ है ना? उंगलियों के स्पर्श में बाली ने हल्का सा कंपन किया। उस कंपन ने उसके भीतर किसी और ही चीज को हिला दिया। आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं और सामने धुंध नहीं, एक और दृश्य खुल गया। फ्लैशबैक नहीं, एक चुभता हुआ सच। वही खेत, पर धुंध नहीं, धूप तेज, धरती फटी हुई, हवा में गर्म राख की गंध। उसने उसी जगह खड़े होकर मुट्ठी में मिट्टी उठाई थी। मिट्टी नहीं, धूल थी, उंगलियों से रिसती हुई। और दूर सरोजनी की आवाज, थकी हुई पर टूटती नहीं। अब की भी पानी नहीं आया तो? उस समय उसने जवाब नहीं दिया था। आज भी जवाब देने का मन नहीं हुआ। बस बाली का वजन उसकी उंगलियों में था और उस वजन के नीचे पूरे सालों का भार। धुंध के भीतर से उसे किसी बैल की धीमी घंटी सी सुनाई दी। शायद किसी ने अभी अभी पशुओं को खोल दिया होगा। वह आवाज दूर थी, पर उसमें एक गृहस्थी की चाल थी, जैसे जीवन रोज की तरह चलने की जिद कर रहा हो। अचल देव ने एक एक करके 4 बालियां उखाड़ी नहीं, बस पकड़ी। उनके दाने महसूस किए। दाने कठोर थे, भरे हुए, पर उसके माथे की शिकन ढीली नहीं हुई। अच्छी फसल अच्छी खबर होती है, पर उसके लिए अच्छी फसल अब सिर्फ अच्छी फसल नहीं थी। यह एक सवाल था जो इस धुंध में और भी बड़ा हो गया था। इतना उग गाया, अब इसे बचाएगा कौन? बेचेगा कहां? इज्जत से दाम मिलेगा या फिर वही कटौती, वही मजबूरी? उसने सीधा होकर चारों तरफ देखा, कुछ भी साफ नहीं था। धुंध अब भी थी, घनी, जिद्दी, पर उसे लगा जैसे धुंध के भीतर कोई दरवाजा है और वह दरवाजा आज खुलने वाला है। कौन खुलेगा, वह खुद या हालात? यह अब भी तय नहीं था।
अचल देव ने गमछा कसकर बांधा, सांस भीतर खींची। मिट्टी की गंध, ओस की ठंडक, दूर घंटी का असर और बालियों की सरसराहट सब एक साथ उसके सीने में उतर गए। और पहली बार उसने खुद से धीमे से कहा, जैसे किसी से वादा कर रहा हो, इस बार खाली हाथ नहीं लौटूंगा। धुंध उसी तरह रही, पर उसके कदमों में अब एक नया वजन आ गया था। डर का नहीं, फैसले का। धुंध ने अभी तक अपना वादा नहीं तोड़ा था। वह खेतों के ऊपर वैसे ही जमी रही जैसे किसी बूढ़े चौकीदार ने चारों तरफ चादर तान दी हो, न भीतर जाने दे न बाहर निकलने दे। अचल देव मेड़ के किनारे किनारे चलता रहा। उसके कदम अब ठिठकते नहीं थे, पर मन अभी भी किसी हिसाब में उलझा था। ऐसे हिसाब में जिसमें जोड़ घटाव से ज्यादा समय यादें खा जाती हैं। मेड़ के मोड़ पर पहुंचते ही उसने किसी की मौजूदगी महसूस की। कोई आवाज नहीं थी, बस धुंध के भीतर एक काली सी आकृति स्थिर इंतजार में। अचल देव ने कदम धीमे कर दी। दिल ने पहले ही नाम पकड़ लिया था, मगर उसने खुद को यकीन दिलाने में पल भर लगाया। आकृति पास आई तो जूते की खड़खड़ाहट सुनाई दी। शहर की खड़खड़ाहट, गांव की नहीं। राम राम अचल देव भैया। आवाज में मिठास थी, पर मिठास ऐसी जो देर तक मुंह में रहती नहीं, कड़वाहट छोड़ जाती है। वह रतन किशोर का आदमी था। नाम किसी को ठीक से याद नहीं रहता, क्योंकि वह हर बार नया लगता था, मगर चेहरा वही रहता था। आधा मुस्कान, आधी निगरानी। अचल देव ने जवाब दिया, राम राम। बस इतना। न आगे बढ़ा न पीछे हटा। आदमी ने धुंध में खड़े खड़े खेत की तरफ देखा। फसल तो ठीक दिख रही है, ऊपर वाले की मेहर। उसने यह ऐसे कहा जैसे ऊपर वाले से उसका सीधा हिसाब हो। अचल देव ने निगाह खेत पर नहीं डाली। ऊपर वाला देखता होगा, उसने कहा, नीचे वाले भी देख लेते हैं। आदमी हंसा। हंसी हल्की थी, पर उसमें एक आदत थी दूसरे की मजबूरी को हल्का समझने की। साहूकार जी पूछ रहे थे, वह बोला, कटाई कब तक होगी? मंडी में इस बार भीड़ ज्यादा रहेगी? यह सवाल नहीं था, यह तौल था। अचल देव ने धुंध के भीतर से उठती बालियों की आवाज सुनी। सरसराहट थोड़ी तेज हो गई थी, जैसे खेत भी इस बातचीत से बेचैन हो गया हो। कटाई खेत बताएगा, अचल देव ने कहा, मंडी नहीं। आदमी ने जेब से कागज नहीं निकाला, फिर भी कागज की गंध हवा में फैल गई। पिछला हिसाब साहूकार जी ने कहा है, बैठकर देख लें तो अच्छा रहेगा। अचल देव को मेड़ की मिट्टी अचानक भारी लगने लगी। उसी मिट्टी पर उसने कितनी बार पांव जमाकर खड़ा होना सीखा था। उसने धीरे से कहा, हिसाब कभी खेत में नहीं बैठता। आदमी ने कंधे उचका दी। जैसा ठीक लगे, मैं तो कहने आया था। उसने पलटते हुए जोड़ा, दाम इस बार ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, नमी का बहाना चलेगा। इतना कहकर वह धुंध में घुल गया, जैसे आया ही ना हो, जैसे सिर्फ एक ख्याल होकर गुजरा हो। पर अचल देव जानता था, ख्याल भी कभी कभी पत्थर बन जाते हैं। वह कुछ देर मेड़ पर खड़ा रहा। धुंध ने उसके सामने सब कुछ ढक रखा था, मगर भीतर का दृश्य साफ था। पिछले साल का वही कागज, वही उधार की लकीर, वही अंगूठे का निशान। उसने गमछे से माथा पोंछा। ठंड में भी पसीना था, डर का नहीं, दबाव का। उसी समय उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। इस बार चाल पहचान में थी, थोड़ी तेज, थोड़ी हड़बड़ाई हुई। सुभाषी था। धुंध से निकलते ही उसने आवाज दी, अचल देव, तू यहीं है? हां, अचल देव ने कहा, यहीं। सुभाषी पास आया। उसकी सांस तेज चल रही थी, जैसे वह किसी बात से पहले ही परेशान हो। मैंने देखा, उसने बिना भूमिका के कहा, रतन किशोर का आदमी आया था। अचल देव ने सिर हिलाया, देख लिया। सुभाषी ने खेत की तरफ देखा, फिर मेड़ पर बैठ गया। मेरे यहां भी आया था, वही बात, नमी, कटौती और दाम। वह हंसा नहीं, बस होंठ फैल गए। अच्छी फसल अब डराने लगी है। अचल देव ने एक सूखी घास उठाकर उंगलियों में मरोड़ी।
डर फसल से नहीं, उसने कहा, डर उस हाथ से है जो तौल पकड़े खड़ा है। सुभाषी ने उसकी तरफ देखा। कुछ सोचा है? अचल देव ने जवाब देने से पहले धुंध में दूर देखा। जहां खेत खत्म होता था वहां एक पुराना रास्ता था जो सीधे गांव की तरफ जाता था। उसी रास्ते पर कितनी बार उम्मीदें आई थीं और कितनी बार चुपचाप लौट गई थीं। सोचना ही तो भारी है, उसने कहा, करना आसान नहीं। सुभाषी चुप हो गया। दोनों के बीच खेत की आवाज थी, सरसराहट, जैसे बालियां भी बात सुन रही हूं। कुछ पल बाद सुभाषी बोला, आज चौपाल में लोग जुटेंगे, बात होगी खरीद केंद्र की, दाम की। अचल देव को चौपाल का ख्याल आते ही पीपल की जड़ें याद आईं। कितनी बातें वहीं दबी रह गई थीं। बात होगी, उसने कहा, नतीजा नहीं। सुभाषी उठा, फिर भी आना, अकेले रहने से बोझ और बढ़ता है। अचल देव ने हामी भरी। सुभाषी धुंध में लौट गया, जैसे कोई परछाई अपनी जगह पर चली गई हो। अचल देव ने घर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में धुंध अब कुछ कुछ हल्की लगने लगी थी, पर मन की धुंध वैसी ही थी। घर पहुंचा तो आंगन में सरोजनी चूल्हे के पास बैठी थी। आग धीमी थी, लकड़ियां सुलग रही थी। उसने अचल देव को देखते ही पूछा, कौन था खेत में? अचल देव ने जूते उतारते हुए कहा, रतन किशोर का आदमी। सरोजनी की उंगलियां एक पल को रुक गईं, फिर उसने आग में लकड़ी सरका दी। तो आ ही गया, उसने कहा, अच्छी फसल की खबर तेज चलती है। अचल देव ने कुछ नहीं कहा, वह खाट पर बैठ गया। सरोजनी ने चाय का लोटा उसकी तरफ बढ़ाया। चाय की भाप में अदरक की हल्की गंध थी, घर की, भरोसे की। दाम की बात चली? उसने पूछा। हां, अचल देव ने कहा, कटौती की भी। सरोजनी ने लोटा नीचे रखा। उसकी आंखों में चिंता थी, पर आवाज में थरथराहट नहीं। फिर अचल देव ने पहली बार उसकी तरफ देखा। फिर कुछ नहीं, उसने कहा, अभी नहीं। अंदर से चैतन्य की आवाज आई, नींद में कुछ बुदबुदाता हुआ। सरोजनी ने उस कमरे की तरफ देखा, फिर अचल देव की ओर। इस बार उसे सब पता है, उसने धीमे से कहा, छुपाने से भी बोझ बढ़ता है। अचल देव ने सिर झुकाया। उसे लगा जैसे मेढ़ पर लिखा पुराना कर्ज अब सिर्फ कागज पर नहीं रहा, वह घर की दीवारों पर सरोजनी की आंखों में और चैतन्य की सांसों में उतर आया है। बाहर धुंध धीरे धीरे सरक रही थी। कहीं दूर मंदिर की घंटी फिर बजी, इस बार पहले से साफ। अचल देव ने लोटे की आखिरी घूंट ली। चाय गर्म थी, पर उसका असर देर तक रहने वाला नहीं था। उसने खुद से कहा, बिना आवाज के, अब टालने का समय नहीं है। मेढ़ पर जो लिखा है वह मिटाया भी जा सकता है, पर उसके लिए हाथ कांपने नहीं चाहिए। सुबह पूरी तरह खुल चुकी थी, पर धुंध अब भी गांव की छतों पर अटकी हुई थी, जैसे जाने से पहले आखिरी बार सब कुछ देख लेना चाहती हो। अचल देव खाट पर बैठे बैठे चाय का खाली लोटा घुमाता रहा। मिट्टी का लोटा जिसमें दरारें थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसके भीतर की सोच में पड़ चुकी थी। बाहर से आती ठंडी हवा चूल्हे की लौ को हिला रही थी और आग की हल्की सी चरमराहट पूरे घर में फैल रही थी। सरोजनी चूल्हे के पास बैठी थी। उसने आटे की लोई उठाई, थपकी दी और तवे पर डाल दी। रोटी सिकते हुए जो गंध उठी, उसमें भूख कम और आदत ज्यादा थी। यह वही गंध थी जो सालों से इस घर में सुबह को पहचान देती आई थी, चाहे घर में हंसी हो या चुप्पी। आज चौपाल जाना है? सरोजनी ने बिना पलटे पूछा। अचल देव ने सिर हिलाया। सुभाषी कह रहा था, लोग जुटेंगे। लोग तो हर बात पर जुट जाते हैं, उसने कहा, पर हल कम ही निकलता है। तवे से रोटी पलटते हुए राख का थोड़ा सा गुब्बार उठा। सरोजनी ने चूल्हे की राख को एक ओर सरकाया। राख में पुरानी लकड़ियों के जले हुए टुकड़े थे, कुछ अधजले, कुछ पूरी तरह खाक। अचल देव की निगाह वहीं अटक गई। उसे लगा जैसे हर जली लकड़ी कोई न कोई उम्मीद थी
जो पूरी तरह जलने से पहले ही बुझ गई। अंदर के कमरे से हलचल की आवाज आई। चैतन जाग चुका था। वह धीरे धीरे बाहर आया। आंखें आधी खुली, बाल बिखरे हुए। उसने पहले मां को देखा, फिर पिता को। दोनों की चुप्पी उसे असहज कर गई। आज स्कूल नहीं? सरोजनी ने पूछा। चैतन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, आज मास्टर जी नहीं आने वाले। कल बताया था। यह बात नई नहीं थी, पर आज कुछ ज्यादा चुभ गई। अचल देव ने उसे देखा। बैठ, उसने कहा। रोटी खा ले। चैतन चुपचाप बैठ गया। उसने रोटी तोड़ी, पर पहला कौर मुंह तक पहुंचने से पहले रुक गया। बाबा, उसने अचानक कहा, इस बार फसल अच्छी है ना? अचल देव ने जवाब देने से पहले सरोजनी की तरफ देखा। सरोजनी ने उसकी ओर नहीं देखा, बस रोटी सेकती रही। हाँ, अचल देव ने कहा, अच्छी है। चैतन ने रोटी का कौर मुंह में डाला, फिर धीरे धीरे चबाते हुए बोला, तो फिर चिंता किस बात की है? कमरे में आग की आवाज तेज हो गई, या शायद सबको ऐसा लगा। सरोजनी ने तवे को एक ओर रखा। उसने हाथ धोए और चैतन्य के सामने बैठ गई। उसकी आवाज अब सीधी थी, बिना घुमाव के। चिंता तब होती है जब अनाज होता है पर रास्ता नहीं। चैतन्य ने मां की तरफ देखा। रास्ता? मंडी, अचल देव ने कहा। दाम, चैतन्य ने रोटी का कौर नीचे रखा। रतन किशोर, नाम जैसे हवा में गिरा और वहीं ठहर गया। अचल देव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुझे कैसे पता? चैतन्य ने निगाह झुका ली। सब पता चलता है बाबा, गांव छोटा है, सरोजनी ने धीरे से कहा। इसीलिए छुपाने से कुछ नहीं होता। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। बाहर से किसी बैलगाड़ी की आवाज आई, लकड़ी के पहियों की चर चर। अचल देव को याद आया कैसे कभी वह खुद बैलगाड़ी चलाकर फसल मंडी ले जाया करता था। तब डर कम था, मेहनत ज्यादा। अब मेहनत वही थी, पर डर कई गुना। अगर, चैतन ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर इस बार भी दाम कम मिले तो मैं खेत में पूरा हाथ बटा दूंगा। पढ़ाई बाद में देख लेंगे। सरोजनी ने उसकी बात बीच में काट दी। नहीं, उसका नहीं सख्त था, तवे से टकराती लोहे की खनक जैसा। तू पढ़ेगा? उसने कहा। खेत हमारे हैं, पर जिंदगी सिर्फ खेत नहीं। अचल देव ने पहली बार खुलकर उसकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे सरोजनी के भीतर कोई और ही आग जल रही है, ऐसी आग जो धुएं से नहीं, यकीन से जलती है। चैतन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने पलकें झुका लीं। वह जानता था मां की जिद पिता से भी ज्यादा मजबूत होती है। अचल देव उठा और बाहर आंगन में चला गया। धुंध अब कुछ कुछ हट रही थी। सामने की दीवार पर नमी के निशान थे, बारिश के पुराने जख्म। उसने दीवार को हाथ लगाया। ठंडक अब भी थी। उसी समय पड़ोस से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, कांपती हुई पर साफ। अचल देव बेटा, वह कुंदनिया थी, गांव की सबसे पुरानी सांस। अचल देव ने उसे देखा, लाठी के सहारे खड़ी, सिर पर फटा सा आंचल, आंखों में वर्षों की जमा हुई रोशनी। आओ दादी, उसने कहा। कुंदनिया धीरे धीरे पास आई। सुना है फसल बढ़िया है, उसने कहा, पर आदमी का मन भारी है। अचल देव हल्का सा मुस्कुराया। मन तो दादी हर साल भारी ही रहता है। कुंदनिया ने जमीन की तरफ देखा। राख देखी है? उसने अचानक पूछा। अचल देव चौंका। राख? चूल्हे की, वह बोली। जो पूरा जल जाता है वही मिट्टी में मिल जाता है, जो अधजला रह जाता है वही चुभता है। उसने उसकी तरफ देखा। दर्द जला मत छोड़ना बेटा, इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उसके शब्द अचल देव के भीतर बैठ गए, राख की तरह, जो दिखती नहीं पर गर्म रहती है। अचल देव ने आसमान की तरफ देखा। धुंध के पार हल्की सी नीली रेखा उभर रही थी। उसे लगा जैसे आज घर के भीतर जो बात टूटी है वही आगे चलकर जुड़ने का रास्ता भी बनेगी। पीछे से सरोजनी की आवाज आई, चौपाल, देर से मत जाना। अचल देव ने गहरी सांस ली। नहीं जाऊंगा देर से, उसने कहा।
क्योंकि अब देर सिर्फ समय की नहीं थी, हिम्मत की भी थी। धुंध अब पीछे हटने लगी थी, जैसे किसी ने धीरे धीरे पर्दा खींच दिया हो। सूरज की हल्की किरणें खेत की मेड़ों पर फिसलती हुई आंगन तक आ पहुंची थीं। अचल देव ने खुरपी उठाई, पर उसे चलाने का मन नहीं हुआ। हाथ में औजार था, पर भीतर कुछ और ही अटका था। कुंदनिया की बात, सरोजनी की सख्ती और चैतन्य की चुप्पी। चैतन्य आंगन के कोने में बैठा था। उसके सामने खुली किताब पड़ी थी, पर पन्ने उलट नहीं रहे थे। हवा में पन्नों की हल्की सरसराहट थी, जैसे शब्द खुद ही उठकर पूछना चाहते हो, अब हमारा क्या? अचल देव ने उसे देखा, फिर पास आकर खड़ा हो गया। पढ़ ले, उसने सामान्य सी आवाज में कहा। चैतन्य ने किताब बंद की। पढ़ूं किस लिए? उसने अचानक पूछा। सवाल सीधा था, बिना किसी घुमाव के। अचल देव ठिठक गया। उसने सोचा था यह बात देर से आएगी, पर कुछ सवाल खेत की तरह नहीं होते। बीज डालो, इंतजार करो, वे अचानक उगाते हैं। किस लिए मतलब? अचल देव ने कहा। चैतन्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न रोना, बस एक बेचैन समझ। अगर आखिर में खेत ही संभालना है, उसने कहा, तो किताबों का बोझ क्यों? आंगन में सन्नाटा उतर आया। दूर कहीं बैलों की घंटियां बजीं। अचल देव को लगा जैसे वह घंटी उसके सीने के भीतर बज रही हो। खेत बोझ नहीं है, अचल देव ने कहा, पर हर बोझ खेत नहीं उठाता। चैतन्य ने होंठ दबा ली। आपने भी तो पढ़ाई छोड़ी थी। यह बात पहली बार नहीं कही गई थी, पर आज उसमें अलग चुभन थी। अचल देव ने आसमान की तरफ देखा, नीला, साफ, पर दूर दूर तक फैला हुआ। उसे अपना बचपन याद आया। वही उम्र, वही सवाल और वही मजबूरी। छोड़ी नहीं थी, उसने कहा, छुड़वा दी गई थी। चैतन्य चुप रहा। उसकी उंगलियां किताब के कोने मरोड़ती रहीं। तो फिर उसने धीरे से कहा, मेरे साथ वही क्यों? अचल देव के पास जवाब था, बहुत सा, पर कोई भी जवाब पूरा नहीं लगता था। उसने बैठकर मिट्टी उठाई, हथेली में रगड़ी। मिट्टी सूखी नहीं थी, नमी अब भी थी। देख, उसने कहा, यह मिट्टी अगर गीली रहे तो बीज पकड़ लेती है, अगर सूख जाए तो कुछ नहीं उगता। चैतन्य ने उसकी हथेली की तरफ देखा। मैं मिट्टी नहीं हूं बाबा। नहीं, अचल देव ने कहा। तो उससे आगे? उसी समय सरोजनी बाहर आई। उसने दोनों को देखा, पिता और बेटा आमने सामने, बीच में किताब और मिट्टी। उसने कुछ पल कुछ नहीं कहा, फिर बोली, चैतन अंदर चल। चैतन ने मां की तरफ देखा। मां, मैं भाग नहीं रहा, उसने कहा, मैं बस समझना चाहता हूं। सरोजनी की आंखों में हल्की सी नमी आई, पर आवाज स्थिर रही। समझ तब आती है जब पेट भरा हो और डर खाली। उसने किताब उठाई और उसके हाथ में दी। अभी पढ़, सवाल अपनी जगह रहेगा। चैतन्य खड़ा हुआ। जाते जाते उसने अचल देव की तरफ देखा। अगर इस बार दाम ठीक नहीं मिले, उसने कहा, तो मैं खेत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अचल देव ने उसकी पीठ देखी। उसे लगा जैसे उसका बेटा उससे आगे निकलकर भी उसी रास्ते पर चल रहा है, बस कदम तेज है। कुछ देर बाद सुभाषी आ गया। उसके चेहरे पर वही हड़बड़ी थी। चौपाल भर रही है, उसने कहा, रतन किशोर भी आएगा। अचल देव ने सिर हिलाया। चलते हैं। रास्ते में पीपल की छाया लंबी पड़ गई थी। चौपाल पर लोग जमा थे, कुछ खड़े, कुछ बैठे। आवाजें थीं, पर दिशा नहीं। तभी रतन किशोर आया। साफ कपड़े, हल्की मुस्कान और आंखों में हिसाब। सब भाई लोग हैं, उसने कहा, इसलिए खुलकर बात करें। अचल देव ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे वही सवाल जो चैतन्य ने पूछा था अब पूरे गांव की आंखों में उतर आया है। मेहनत किस लिए? भैरवनाथ मंदिर से आते हुए दिखे। उन्होंने घंटी बजाई। आवाज साफ थी, लंबी थी। बात शुरू करो, उन्होंने कहा। पर सच के साथ महिमा श्री भी वहीं खड़ी थी, शांत, देखने वाली। उसने कुछ नहीं कहा, बस खेतों की तरफ देखा, फिर लोगों की आंखों में।
अचल देव ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे चैतन्य का सवाल अब उसका सवाल बन गया है और इसका जवाब सिर्फ घर में नहीं, इस चौपाल में भी देना होगा। धूप अब साफ थी, धुंध पूरी तरह हट चुकी थी, पर सवाल अब और साफ दिखाई दे रहा था। चौपाल की आवाजें पीछे छूट गईं, पर उनके असर ने अचल देव के भीतर जगह बना ली थी। धूप तेज हो चली थी, फिर भी हवा में रात की ठंडक बची हुई थी, ऐसी ठंडक जो कपड़ों से ज्यादा यादों में समा जाती है। सुभाषी ने बैलगाड़ी की रस्सी खींची। लकड़ी के पहियों ने जमीन को छुआ तो एक जानी पहचानी आवाज निकली, चर चर, जैसे पुराना समय अपने घुटनों पर चल रहा हो। नाले तक चलें? सुभाषी ने पूछा। पानी की धार देखनी है। अचल देव ने बिना सोचे हामी भरी। बैलगाड़ी आगे बढ़ी। बैल धीमे थे, पर चाल में तसल्ली थी। रास्ते के दोनों ओर गेहूं के खेत धूप में खुलकर चमकने लगे थे। धुंध अब स्मृति बन चुकी थी, पर उसकी ठंडक अब भी सांसों में अटकी थी। गाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ती रही। पहियों की आवाज के बीच कहीं कहीं मिट्टी के ढेले टूटते, चिड़ियाओं फड़फड़ाकर उड़ जाती। अचल देव ने बैलगाड़ी के तख्त पर बैठते हुए हाथ से लकड़ी की खुरदुरी सतह महसूस की। कितनी बार इसी पर उसने बोरी बांधी थी, पसीना पोंछा था और हिसाब लगाया था। आज रतन किशोर की चाल बदली सी लगी। सुभाषी ने कहा, मीठा कम, तौल ज्यादा। अचल देव ने सामने देखते हुए जवाब दिया, जब अनाज अच्छा होता है तब तराजू भारी हो जाता है। रास्ता नाले की तरफ उतरने लगा। किनारे की घास गीली थी, बैलों के खुर फिसले, पर सुभाषी ने रस्सी कस ली। तभी गाड़ी का एक पहिया गड्ढे में धंस गया। लकड़ी की कराह निकल गई, छर्र, और गाड़ी एक ओर झुक गई। रुको! अचल देव चिल्लाया। सुभाषी ने बैलों को थामा। पहिया आधा मिट्टी में था। अगर जरा सी भी डील पड़ती तो गाड़ी पलट सकती थी। दोनों उतर आए। अचल देव ने कंधा लगाकर पहिया उठाने की कोशिश की। मिट्टी ने हाथ पकड़ लिया, गीली, फिसलन भरी। धीरे, सुभाषी ने कहा, पहले पत्थर लगाते हैं। उन्होंने आसपास से पत्थर जुटाए। अचल देव की हथेलियां मिट्टी से भर गईं। उस मिट्टी में उसे अपना ही हाल दिखा, अटका हुआ, फिसलता हुआ, पर पूरी तरह गिरा नहीं। उन्होंने मिलकर पहिया निकाला। गाड़ी सीधी हुई। दोनों की सांसें तेज थीं। उसी पल दूर से किसी की आवाज आई, रुको, वहीं रुको। महिमाश्री तेज कदमों से आती दिखी। धूप उनके कंधे पर ठहर गई थी। उन्होंने नाले की तरफ देखा, फिर पहिए की तरफ। यही तो जगह है, उन्होंने कहा, जहां हर साल पानी बहकर खेत काट देता है। अचल देव ने उनकी तरफ देखा। पानी आए तो काटे, उसने कहा। अभी तो डर काट रहा है। महिमाश्री ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। डर की धार भी मोड़ी जा सकती है, उन्होंने कहा, पर उसके लिए रास्ता चाहिए। वे तीनों नाले के पास पहुंचे। पानी पतली सी रेखा बनाकर बह रहा था। धूप में चमकती रेखा, कमजोर पर जिंदा। महिमाश्री ने बताया कि अगर मेड़ को थोड़ा ऊपर उठाया जाए तो नमी संभाली जा सकती है। बात कागज की नहीं थी, मिट्टी की थी। खर्च? सुभाषी ने पूछा। कम, महिमाश्री ने कहा, पर मेहनत ज्यादा। अचल देव ने पानी में हाथ डाला। ठंडक भीतर तक उतर गई। उसे चैतन्य का सवाल याद आया, किस लिए? उसने पानी की धार देखी। कहां से आती है, कहां जाती है? उसे लगा जैसे हर जवाब भी किसी धार की तरह होता है, रोकने से नहीं, मोड़ने से काम चलता है। लौटते वक्त बैलगाड़ी की आवाज फिर गूंजी, चर्र चर्र, पर अब उसमें शिकायत कम थी। रास्ते में कुंदनियां लाठी के सहारे खड़ी मिली। उसने गाड़ी रोकी। देख लिया नाला? उसने पूछा। देख लिया, अचल देव ने कहा। कुंदनिया ने खेतों की तरफ देखा। जो अटकता है वही सीख देता है, उसने कहा।
भैया हो या आदमी? घर लौटते हुए आंगन में सरोजनी दिखी। उसने दूर से ही समझ लिया कुछ हुआ है। सब ठीक? उसने पूछा। अचल देव ने सिर हिलाया। ठीक भी और अटका भी। अंदर से चैतन निकला। उसने बैलगाड़ी के पहिए को देखा। मिट्टी अभी भी लगी थी। उसने चुपचाप वह मिट्टी उंगलियों से हटाई। मैं शाम को मेड़ तक आऊं? उसने पूछा। अचल देव ने उसे देखा। आना, उसने कहा, पर पढ़ाई के बाद। चैतन ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। सूरज ढलने लगा था। बैलगाड़ी की आवाज धीरे धीरे थम गई, पर उस चर्र चर्र में एक बात साफ हो गई थी। जो रास्ते में अटकता है वही आगे का रास्ता दिखाता है। और अचल देव के भीतर किसी पुराने पहिए की तरह एक नया भरोसा घूमने लगा था। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। सूरज खेतों के पीछे ढलान पकड़ चुका था और उसकी आखिरी रोशनी गेहूं की बालियों पर ऐसे ठहर गई थी जैसे किसी ने सोने की हल्की परत चढ़ा दी हो। हवा अब ठंडी होने लगी थी, पर उसमें दिन भर की गर्म मिट्टी की गंध अब भी बनी हुई थी। अचल देव ने गमछा कंधे पर ठीक किया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर गांव के किनारे था, पुराना, शांत, बिना किसी दिखावे के। उसकी दीवारों पर समय ने अपने निशान छोड़ दिए थे, कहीं चूना झड़ा हुआ, कहीं ईंट झांकती हुई। पर उसके आंगन में कदम रखते ही एक अजीब सी स्थिरता मिलती थी, जैसे शोर भरी दुनिया के बीच कोई जगह अब भी सांस लेने देती हो। भैरवनाथ मंदिर के भीतर थे। दीपक जला रहे थे। तेल की हल्की गंध हवा में फैल रही थी। जैसे ही उन्होंने घंटी उठाई, धातु की ठंडी आवाज पूरे परिसर में गूंज गई। गहरी, लंबी, बिना हड़बड़ी के। वह आवाज सीधे कानों में नहीं, सीने में उतरती थी। अचल देव वहीं खड़ा रहा। उसने घंटी की आवाज को अपने भीतर फैलने दिया। उसे लगा जैसे यह आवाज दिन भर के सवालों को एक जगह इकट्ठा कर रही हो। आ गया? भैरवनाथ ने बिना पीछे देखे कहा। हां, अचल देव ने कहा। उसकी आवाज में थकान थी, पर झिझक नहीं। भैरवनाथ ने दीपक सामने रखा और मुड़े। उनकी आंखों में उम्र की धुंध थी, पर नजर साफ थी। आज खेत देखा? देखा, अचल देव ने कहा। फसल ठीक है? भैरवनाथ हल्के से मुस्कुराए। फसल हमेशा ठीक होती है, उन्होंने कहा। कभी आदमी नहीं होता। वे मंदिर के बाहर आ बैठे। पीपल के पत्ते हवा में सरसराए। दूर से बैलों की घंटियां सुनाई दी। गांव की शाम अपने पूरे स्वरूप में उतर आई थी। रतन किशोर आया था, अचल देव ने कहा, जैसे कोई बात अपने आप निकल आई हो। भैरवनाथ ने सिर हिलाया। आना ही था। दाम, कटौती, वही सब। भैरवनाथ ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। उसे उंगलियों के बीच मरोड़ा। पत्ता सूख जाए, उन्होंने कहा, तो हल्का हो जाता है, उड़ जाता है, पर जड़ में नमी रहे तो पेड़ खड़ा रहता है। अचल देव ने उनकी तरफ देखा। जड़ कहां है बाबा? उसने पूछा। खेत में, घर में या कहीं और? भैरवनाथ ने मंदिर की दीवार की तरफ इशारा किया। यह दीवार देख, उन्होंने कहा। कभी नई रही होगी, अब पुरानी है, पर गिरी नहीं। क्यों? क्योंकि नींव मजबूत है, अचल देव ने कहा। नींव क्या है? भैरवनाथ ने पूछा। अचल देव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इज्जत। भैरवनाथ की आंखों में हल्की चमक आई। बस, उन्होंने कहा, इज्जत गिर जाए तो फसल भी बोझ बन जाती है। उसी समय सुभाषी मंदिर के बाहर आ पहुंचा। उसने दोनों को साथ बैठे देखा तो पास आकर बैठ गया। आज चौपाल में बात घूम घूम कर वहीं आकर अटकी। उसने कहा, सब डर रहे हैं। भैरवनाथ ने घंटी की रस्सी को हाथ से छुआ। डर से बड़ा कोई साहूकार नहीं, उन्होंने कहा। वह बिना कागज के भी ब्याज लेता है। अचल देव ने गहरी सांस ली। उसे चैतन्य का चेहरा याद आया, किताब और मिट्टी के बीच खड़ा हुआ। अगर मैं जोखिम लूं, उसने धीमे से कहा, और बात बिगड़ गई। भैरवनाथ ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। तो भी तू खड़ा रहेगा, उन्होंने कहा। गिरा हुआ आदमी फिर उठ सकता है,
झुका हुआ आदमी टूटता है। मंदिर के आंगन में महिमाश्री आ गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे हर चीज को समझ रही हो। मैंने नाले की जगह देखी। उन्होंने कहा, अगर गांव साथ दे तो रास्ता निकल सकता है। सुभाषी ने सिर हिलाया। साथ देने में डर लगता है। महिमाश्री ने शांत आवाज में कहा, डर अकेले में बड़ा होता है, साथ में छोटा पड़ जाता है। अचल देव ने तीनों की तरफ देखा, भैरवनाथ, सुभाषी, महिमाश्री। उसे लगा जैसे यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, भरोसे का भी है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका सवाल अब अकेला नहीं रहा। घंटी फिर बजी। इस बार अचल देव ने खुद उसे बजाया। आवाज फैली, खेतों की ओर, घरों की ओर और उसके भीतर की ओर। उसे लगा जैसे हर बाली, हर दीवार, हर चेहरा इस आवाज को सुन रहा हो। और उसी आवाज में उसने एक साफ बात पहचान ली, जो रास्ता सही हो वह शोर नहीं मांगता, बस हिम्मत चाहता है। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। अचल देव मंदिर से बाहर निकला। आकाश में पहला तारा चमक रहा था। धुंध लौटेगी, उसे पता था, पर अब उसे घंटी की आवाज भी याद थी। अगली सुबह सूरज देर से निकला, जैसे उसे भी रात की बातें सोचने में वक्त लग गया हो। हवा में ठंड कम थी, पर एक अजीब सी कसावट बनी हुई थी। अचल देव घर से निकला तो सरोजनी दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस आंखों से देखती रही। उस देखने में सवाल भी था और भरोसा भी। आज लौटने में देर होगी, अचल देव ने कहा। सरोजनी ने सिर हिलाया। देर से डर नहीं लगता, उसने जवाब दिया, खाली हाथ से लगता है। अचल देव कुछ नहीं बोला। वह जानता था आज जो होने वाला है वह सिर्फ खेत या दाम का नहीं, पूरे घर की दिशा का फैसला करेगा। रतन किशोर का गोदाम गांव से थोड़ा बाहर था। ऊंची टीन की छत, सामने खुला फर्श और दीवार से सटा पुराना तराजू। वही तराजू जिसने सालों से गांव के पसीने का वजन तौला था। जब अचल देव पहुंचा तो रतन किशोर पहले से वहीं था। सफेद कुर्ता, साफ जूते और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे सब कुछ पहले ही तय हो। आओ अचल देव, उसने बड़े अपनापन दिखाते हुए कहा। बैठो, चाय मंगवाता हूं। चाय रहने दीजिए, अचल देव ने कहा। सीधी बात ठीक रहती है। रतन किशोर हल्का सा हंसा। यही तो तुम्हारी अच्छी बात है, उसने कहा। सीधे आदमी हो। उसने इशारे से अपने आदमी को भेजा, फिर तराजू के पास आकर खड़ा हो गया। देखो, उसने कहा, इस बार फसल अच्छी है, पूरे इलाके में चर्चा है। फिर परेशानी क्या है? अचल देव ने पूछा। रतन किशोर ने हाथ फैलाए। परेशानी मंडी की है। नमी का बहाना चलेगा, कटौती होगी, सरकारी खरीद देर से खुलेगी, तुम जानते ही हो। अचल देव चुप रहा। वह हर शब्द पहले भी सुन चुका था। मैं एक रास्ता देता हूं, रतन किशोर ने आवाज थोड़ी धीमी की। कटाई के साथ ही मैं माल उठा लूंगा, नकद दूंगा, कोई भाग दौड़ नहीं। दाम? अचल देव ने पूछा। रतन किशोर मुस्कुराया। थोड़े कम, पर भरोसेमंद। यह थोड़े मुसव्वा, थोड़े कम पर भरोसेमंद। कम ही असली बात थी। अचल देव ने गोदाम के फर्श को देखा। वहां गेहूं के पुराने दाने बिखरे थे, कुचले हुए। उसे लगा जैसे हर दाना किसी मजबूरी की कहानी कह रहा हो। और उधार? उसने सीधा सवाल किया। रतन किशोर ने तराजू की डंडी पर हाथ रखा। वही तो सबसे बड़ी राहत है। पिछला हिसाब यही निपट जाएगा। अचल देव ने गहरी सांस ली। मतलब? उसने कहा। फसल आपकी और मैं आजाद। आजाद? रतन किशोर ने हंसकर कहा। अरे, तुम तो अपने ही हो। उसी समय सुभाषी गोदाम के बाहर दिखा। उसने दूर से अचल देव को देखा, पर भीतर नहीं आया। उसकी मौजूदगी भर से अचल देव को याद आ गया, वह अकेला नहीं है। सोच लो, रतन किशोर ने कहा। घर है, बाल बच्चे हैं, चैतन की पढ़ाई भी तो है।
चेतन का नाम सुनते ही अचल देव के भीतर कुछ सख्त हो गया। उसे बेटे का सवाल याद आया। किस लिए? उसे सरोजनी की आंखें याद आईं, बिना कहे सब कह देने वाली। सोचने के लिए वक़्त चाहिए, अचल देव ने कहा। रतन किशोर ने सिर हिलाया। वक़्त ही तो नहीं है, उसने कहा। फसल पक चुकी है, धूप ज्यादा हुई तो नमी बढ़ेगी। अचल देव खड़ा हो गया। वक़्त आदमी बनाता है, उसने कहा, फसल नहीं। रतन किशोर की मुस्कान एक पल को ढीली पड़ी, फिर वह संभल गया। मैं इंतजार करूंगा, उसने कहा, पर ज्यादा नहीं। अचल देव गोदाम से बाहर निकल आया। धूप आंखों में चुभी, पर मन थोड़ा हल्का था, जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो, भले ही रास्ता अब भी साफ न हुआ हो। रास्ते में उसे महिमाश्री मिली। मिल आए? उन्होंने पूछा। हां, अचल देव ने कहा। शर्त मीठी होगी, उन्होंने कहा, पर मीठा ज्यादा हो जाए तो सेहत बिगाड़ देता है। अचल देव ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। यही डर है, उसने कहा। घर लौटते हुए उसे कुंदनिया रास्ते में मिली। उसने बस इतना कहा, तराजू देख लेना बेटा, कभी कभी डंडी झुकी होती है। घर पहुंचा तो सरोजनी आंगन में बैठी अनाज साफ कर रही थी। चैतन्य पास ही था। दोनों ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? सरोजनी ने पूछा। अचल देव ने एक पल रुककर कहा, शर्त आई है। चैतन्य ने किताब बंद कर दी। और अचल देव ने दोनों की तरफ देखा। और फैसला अभी बाकी है। शाम ढल रही थी। खेतों से हवा के साथ बालियों की सरसराहट आ रही थी, जैसे वे भी सुनना चाहती हों कि उनका भविष्य किस हाथ जाएगा। अचल देव आंगन के बीच खड़ा रहा। मीठी शर्त उसके सामने थी, आराम का रास्ता, पर झुकी हुई गर्दन के साथ। और उसके भीतर कहीं भैरवनाथ की घंटी गूंज रही थी, धीमी, साफ, बिना समझौते के। गांव की दोपहर अक्सर सुस्त होती है, पर उस दिन हवा में अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ आने वाला हो, कोई ऐसी बात जो चुपचाप नहीं आएगी। सूरज सिर के ऊपर था, लेकिन उसकी गर्मी खेतों तक पहुंचते पहुंचते थम सी जाती थी। गेहूं की बालियां अब पूरी तरह खुल चुकी थीं और उनकी सरसराहट में एक अधीरता थी। महिमाश्री सुबह से ही गांव में घूम रही थी। न उनके हाथ में मोटी फाइल थी, न किसी जीप का शोर, बस एक साधारण सा बैग और आंखों में देखने की आदत। वह पहले खेतों में गई, फिर नाले की तरफ और अंत में सीधी चौपाल की ओर। चौपाल पर लोग पहले से बैठे थे, कुछ छाया में, कुछ धूप में। सुभाषी वहीं था, पीपल के तने से टेक लगाए। अचल देव भी पहुंचा, लेकिन सबसे पीछे खड़ा रहा। उसने देखा रतन किशोर भी मौजूद था, शांत, जैसे उसे किसी जल्दी की जरूरत ना हो। महिमाश्री ने चारों तरफ देखा, फिर बोली, मैं बोलने नहीं, सुनने आई हूं। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसी शुरुआत उन्हें अजीब लगी। आमतौर पर बाहर से आने वाले पहले बोलते हैं, फिर पूछते हैं, फसल कैसी है? उन्होंने पूछा। अच्छी है, कई आवाजें एक साथ उठी। तो चिंता किस बात की है? उन्होंने अगला सवाल रखा। इस बार जवाब बिखरे हुए थे। दाम, कटौती, मंडी, उधार, शब्द हवा में तैरते रहे, पर कोई एक शक्ल नहीं बना पाए। महिमाश्री चुपचाप सुनती रही। फिर उन्होंने अचल देव की तरफ देखा। आप कुछ नहीं कहेंगे? अचल देव ने एक पल सोचा। उसे लगा जैसे सारे रास्ते उसी की तरफ आकर रुक गए हों। फसल अच्छी है, उसने कहा, पर बेचने का रास्ता कमजोर है। महिमाश्री ने सिर हिलाया। रास्ता कमजोर नहीं होता, उन्होंने कहा, या तो होता है या नहीं होता। रतन किशोर हल्का सा मुस्कुराया। रास्ता तो है, उसने कहा, मैं सालों से दिखा रहा हूं। महिमाश्री ने उसकी तरफ देखा। उनकी निगाह में न चुनौती थी, न डर। रास्ता और एक ही आदमी, दोनों साथ हों, उन्होंने कहा, तो वह रास्ता कम और गलियारा ज्यादा हो जाता है। चौपाल में खुसुर फुसुर फैल गई। रतन किशोर की मुस्कान खड़ी हो गई, पर वह कुछ बोला नहीं।
महिमाश्री ने आगे कहा, सरकारी खरीद देर से खुलेगी, यह सच है, पर असंभव नहीं। अगर नमी का सही प्रबंधन हो, अगर भंडारण ठीक हो, तो कटौती कम की जा सकती है। खर्च? किसी ने पूछा। मेहनत, उन्होंने जवाब दिया। और आपस की सहमति। सुभाषी ने आगे बढ़कर कहा, अगर कुछ लोग साथ न दें तो? महिमाश्री ने उसकी आंखों में देखा। तो बाकी लोग तय करेंगे कि वे डर के साथ रहना चाहते हैं या जोखिम के साथ। अचल देव ने यह शब्द भीतर तक महसूस किए। जोखिम, वह शब्द जिससे वह बचता आया था, आज उसे सामने बुला रहा था। उसी समय भैरवनाथ मंदिर से चौपाल की ओर आए। उन्होंने घंटी नहीं बजाई, पर उनकी चाल में वही स्थिरता थी। रास्ता नया नहीं है, उन्होंने कहा, बस याद दिलाने की जरूरत है। कुंदनिया भी भीड़ के किनारे खड़ी थी। उसने जमीन की ओर इशारा किया। मिट्टी एक सी है, उसने कहा, फर्क हाथों में है। महिमाश्री ने आखिरी बात कही, मैं कोई वादा नहीं कर सकती, पर अगर आप लोग साथ चलें तो मैं आपके साथ रहूंगी, कागज में नहीं, खेत में। चौपाल में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा डर का नहीं था, सोच का था। अचल देव ने रतन किशोर की तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि मीठी शर्त का स्वाद फीका पड़ रहा है। उसने सरोजनी का चेहरा याद किया, चैतन का सवाल और भैरवनाथ की घंटी। महिमाश्री चौपाल से जाने लगी। जाते जाते उन्होंने अचल देव से कहा, फैसले अकेले नहीं लिए जाते, पर कोई ना कोई तो शुरू करता है। शाम उतर रही थी। गांव दो हिस्सों में बढ़ता हुआ दिख रहा था। एक तरफ आसान रास्ता, दूसरी तरफ अनजाना। अचल देव पीपल के नीचे खड़ा रहा। गेहूं की बालियां हवा में झुकी, जैसे पूछ रही हूं, अब किस तरफ? और पहली बार उसे लगा, जवाब अब बहुत दूर नहीं है। रात ने गांव को अपने भीतर समेट लिया था। दिन की गर्मी उतर चुकी थी, पर हवा में एक अजीब सी चुभन रह गई थी, जैसे कुछ जल रहा हो, पर धुआं दिखाई न देता हो। खेतों के ऊपर ओस उतर आई थी। हर बाली पर टिकी छोटी छोटी बूंदें चांदनी में चमक रही थीं, बिल्कुल शांत। पर उसी शांति के भीतर आग सुलग रही थी। अचल देव आंगन में बैठा था। सामने पीतल का लोटा रखा था, जिसमें पानी नहीं, सोच भरी हुई थी। सरोजनी भीतर चुपचाप अनाज समेट रही थी। घर में शब्द नहीं थे, सिर्फ काम की आवाजें थीं, और वे भी धीमी। अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। सुभाषी लगभग दौड़ता हुआ आंगन में पहुंचा। उसकी सांस उखड़ी हुई थी, जैसे वह खबर को नहीं, खबर उसे खींच कर लाई हो। अचल देव, उसने बिना बैठे कहा, खरीद केंद्र की सूचना आई है। अचल देव उठ खड़ा हुआ। खुल रहा है? सुभाषी ने सिर हिलाया, नकार में। देर होगी, और नमी की कटौती इस बार ज्यादा बताई है। शब्द जैसे आंगन में गिर पड़े। सरोजनी बाहर आ गई। उसकी आंखों ने सवाल किया, पर मुंह ने नहीं। कितनी? अचल देव ने पूछा। कह रहे हैं 4 से 5% तक, सुभाषी ने कहा। ऊपर से तौल में सख्ती। 4-5%, यह सिर्फ संख्या नहीं थी। यह दवा, खाद, बीज और उधार की किश्तों में बदल जाती थी। अचल देव को लगा जैसे किसी ने उसकी हथेली से कुछ खींच लिया हो। उसी समय भीतर से चैतन्य की आवाज आई। क्या हुआ? वह बाहर आया। उसके चेहरे पर दिन भर की पढ़ाई नहीं, रात की चिंता थी। सुभाषी ने उसकी तरफ देखा और चुप हो गया। सच बताइए, चैतन्य ने कहा, मैं बच्चा नहीं हूं। अचल देव ने उसकी आंखों में देखा। कटौती बढ़ रही है, उसने कहा। चैतन्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो रतन किशोर। सरोजनी ने तुरंत कहा, नाम मत लो। पर नाम लिया जा चुका था। वह नाम जैसे हर घर में घूम रहा था, दीवारों से टकराता हुआ। उसी वक्त दूर से मंदिर की घंटी बजी। एक बार, फिर दूसरी बार। आवाज साफ थी, पर उसमें आज की रात का बोझ था। अचल देव को लगा जैसे भैरवनाथ भी यह खबर सुन चुके हों। मैं चौपाल जाकर आता हूं, अचल देव ने कहा। अभी? सरोजनी ने पूछा। अभी, उसने जवाब दिया।
अभी नहीं तो देर हो जाएगी। चौपाल पर अंधेरा था, पर लोग इकट्ठा हो चुके थे। लालटेनें जली थीं। उनकी पीली रोशनी में चेहरों की लकीरें और गहरी दिख रही थीं। रतन किशोर एक ओर खड़ा था, शांत, जैसे यह सब पहले से जानता हो। देखा, उसने अचल देव को देखते ही कहा। मैंने कहा था। महिमाश्री भी वहां थी। उनके हाथ में कागज था, पर चेहरा थका हुआ नहीं, सख्त था। सूचना पक्की है, उन्होंने कहा, पर यह आखिरी नहीं। आखिरी नहीं? किसी ने व्यंग्य से कहा। तो और क्या बचेगा? महिमाश्री ने लालटेन की रोशनी में कागज उठाया। अगर नमी अभी संभाली जाए, उन्होंने कहा, अगर भंडारण ठीक किया जाए तो कटौती कम हो सकती है। कौन करेगा? आवाजें उठी। खर्च कौन देगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? भीड़ में बेचैनी फैल गई। कोई आगे बढ़ा, कोई पीछे हटा। रतन किशोर ने मौके की नब्ज पकड़ी। मैं तो वही कह रहा हूं, उसने कहा। माल मुझे दे दो, अभी, नकद, बिना कटौती। लालटेन की लौ हिल गई। ओस की बूंदें चमकती रहीं, पर हवा में आग फैल गई। अचल देव आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज साफ थी। और कल? उसने पूछा। कल? रतन किशोर ने मुस्कुराकर कहा। कल की चिंता कल। अचल देव ने सिर हिलाया। कल ही तो जिंदगी है। भीड़ शांत हो गई। भैरवनाथ आगे आए। उन्होंने लालटेन के पास हाथ जोड़े। डर में लिया गया फैसला, उन्होंने कहा, सालों का बोझ बन जाता है। कुंदनिया की आवाज पीछे से आई। ओस की बूंद देखो, उसने कहा। शांत लगती है, पर ठंड से फसल को जला देती है। चैतन भीड़ के किनारे खड़ा था। उसने पिता की ओर देखा, पहली बार बिना सवाल के, बिना डर के, बस उम्मीद के साथ। अचल देव ने गहरी सांस ली। अगर हम आज डर से बिक गए, उसने कहा, तो हर साल यही होगा। अगर आज अटके, उसने पल भर रुका, तो शायद रास्ता खुले। रतन किशोर की मुस्कान सख्त हो गई। सोच लो, उसने कहा, मौका रोज नहीं आता। अचल देव ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने महिमाश्री की ओर देखा, सुभाषी की ओर, भैरवनाथ और कुंदनिया की ओर। मैं आज माल नहीं बेचूंगा, उसने कहा, और जो साथ चलना चाहता है वह मेरे साथ चले। भीड़ में हलचल मची। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ आगे आए। सुभाषी ने बिना कुछ कहे अचल देव के पास आकर खड़ा हो गया। लालटेन की लौ स्थिर हो गई। ओस की बूंदों में आग अब साफ दिख रही थी, डर की नहीं, हिम्मत की। रात गहरी हो गई, पर उस रात गांव में पहली बार अंधेरे से ज्यादा रोशनी की बातें हो रही थी। रात का आखिरी पहर था। गांव की गलियां खाली हो चुकी थीं, पर हवा में चौपाल की बहस अब भी तैर रही थी, जैसे शब्द दीवारों से टकराकर लौट रहे हों। अचल देव घर लौटा तो आंगन में अंधेरा था। बस कोने में रखा दिया धीमी लौ में जल रहा था। सरोजनी चुपचाप बैठी थी। चैतन भीतर सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से दूर थी। कुछ खा लो, सरोजनी ने कहा। अचल देव ने सिर हिलाया। अभी नहीं। वह बाहर निकलकर गली की ओर चल पड़ा। उसे पता था इस समय कुंदनिया जागती होगी। कुछ लोग उम्र के साथ सोना सीख जाते हैं। कुंदनिया उन लोगों में से थी जो जागकर जिंदगी को सुनते थे। कुंदनिया का घर गांव के आखिरी सिरे पर था। कच्ची दीवारें, छोटी सी चौखट और बाहर नीम का पेड़। अचल देव पहुंचा तो वह आंगन में बैठी थी। सामने अंगीठी सुलग रही थी। आग की आंच कम थी, पर गर्मी सधी हुई। आ गया, उसने बिना देखे कहा। हां दादी, अचल देव ने पास बैठते हुए कहा। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। अंगीठी में लकड़ी चटकी। धुएं की हल्की गंध हवा में घुल गई। कुंदनिया ने राख को एक ओर सरकाया। आज चौपाल में आग लगी थी, उसने कहा, पर धुआं कम था। लोग डरे हुए हैं, अचल देव ने कहा। डर नया नहीं, कुंदनिया बोली, बस चेहरे बदलता है। अचल देव ने उसकी झुर्रीदार हथेली की तरफ देखा। लकीरें गहरी थीं, जैसे हर साल अपनी जगह तो लोग क्या करते थे।
जो डर गया, कुंदनिया ने कहा। वह किसी के दरवाजे पर खड़ा हो गया। जो रुका, उसने अंगीठी की आग की ओर इशारा किया। वह यहीं बैठा रहा, ठंड में भी। अचल देव ने गहरी सांस ली। रुकने का मतलब खाली हाथ रहना भी हो सकता है। और झुकने का मतलब? कुंदनिया ने तुरंत पूछा। अचल देव कुछ नहीं बोला। कुंदनिया ने आगे कहा, मैंने तेरे पिता को देखा था। 1 साल साहूकार ने कहा, सब अनाज दे दो, हिसाब साफ। तेरे पिता ने मना कर दिया था। अचल देव चौंक गया। उन्होंने बताया नहीं? कुछ बातें बताई नहीं जाती, कुंदनिया बोली, बस छोड़ी जाती हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। फिर क्या हुआ? अचल देव ने पूछा। कठिन साल आया, कुंदनिया ने कहा, पर तेरे पिता सीधे रहे। उन्होंने कहा था अनाज बिक सकता है पर आदमी नहीं। अचल देव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो, जिसके पीछे उसकी जड़ें थीं। आज तूने भी वही किया, कुंदनिया ने कहा। यह आसान नहीं होगा। डर लगता है, अचल देव ने स्वीकार किया। लगना चाहिए, कुंदनिया बोली। जिसे डर नहीं लगता वह या तो झूठ बोल रहा है या मर चुका है। हवा में दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई, हल्की, रात की तरह शांत। अचल देव ने उस आवाज को सुना। उसे लगा जैसे भैरवनाथ भी इस बातचीत का हिस्सा हो। अब आगे क्या? अचल देव ने पूछा। कुंदनिया ने नीम के पेड़ की तरफ देखा। अब सब्र, उसने कहा, और काम। बातों से खेत नहीं सूखते, नहीं भरते। अचल देव उठा। उसने कुंदनिया के पैर छुए। आपकी बात याद रखूंगा, उसने कहा। कुंदनिया ने उसके सिर पर हाथ रखा। याद नहीं, उसने कहा, जिया करना। घर लौटते समय रात थोड़ी हल्की लग रही थी। आंगन में दिया अब भी जल रहा था। सरोजनी ने उसे देखा। कुंदनिया से मिला? हाँ, अचल देव ने कहा। क्या बोली? अचल देव ने कुछ पल सोचा। बोली, रुकना भी एक काम है। सरोजनी ने सिर हिलाया। तो फिर कल से काम शुरू करते हैं। भीतर से चैतन्य की आवाज आई, नींद में बुदबुदाती हुई। अचल देव ने उस आवाज को सुना। उसे लगा जैसे उसका फैसला अब सिर्फ उसका नहीं रहा। रात गहरी थी पर स्थिर थी। ओस की बूंदें बालियों पर टिकी रहीं, ठंडी, चमकती हुई। और अचल देव के भीतर पहली बार डर से ज्यादा धैर्य जमा होने लगा। भोर से पहले ही गांव जाग उठा था। यह जागना रोज का नहीं था। इसमें बेचैनी थी, तैयारी थी और एक अनकहा डर भी। अचल देव आंगन में खड़ा था। आसमान अब भी धूसर था, पर पूरब की तरफ हल्की सी सफेदी फैलने लगी थी। हवा में रात की ठंडक थी और मिट्टी की ताजी गंध, जैसे धरती खुद तैयार बैठी हो। सरोजनी ने बिना बोले उसके हाथ में चाय का कटोरा थमा दिया। कटोरे की गर्मी उंगलियों से भीतर उतर गई। आज बहुत काम है, उसने कहा। भूख लगने का इंतजार मत करना। अचल देव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस सधी हुई चिंता। सब संभाल लेना, उसने कहा। तुम भी, सरोजनी ने जवाब दिया। बाहर गली में आवाजें आने लगी। सुभाषी अपने बैलों के साथ खड़ा था। बैलगाड़ी के पहिए गीली मिट्टी में हल्की सी धंस गए थे। चैतन भी बाहर आ गया। उसके कंधे पर छोटा सा थैला था, किताबों वाला नहीं, काम का। मैं साथ चलूं? उसने पूछा। अचल देव ने एक पल सोचा, फिर कहा, हां, देखना भी जरूरी है। नाले की तरफ जाते हुए रास्ते में महिमाश्री मिली। उनके कपड़ों पर कल की मिट्टी अब भी लगी थी। आज से शुरू करेंगे, उन्होंने कहा। मेड़ ऊंची करनी है और ढेर ऐसे लगाने हैं कि हवा चले। लोग आएंगे? सुभाषी ने पूछा। महिमाश्री ने सामने देखा। कुछ लोग पहले से ही खेतों की ओर बढ़ रहे थे। जो आएंगे, उन्होंने कहा, वही रास्ता बनाएंगे। काम शुरू हुआ। फावड़े मिट्टी में उतरे। हाथों में छाले पड़ने लगे, पर कोई रुका नहीं। अचल देव ने मिट्टी उठाई। वही मिट्टी जो कल तक बोझ लग रही थी, आज सहारा बन गई थी। चैतन पास पास रहा। सवाल कम, नजर ज्यादा। दोपहर तक धूप तेज हो गई।
पसीना बहने लगा। कुंदनियां दूर खड़ी सब देखती रहीं। कभी किसी को पानी पकड़ाती, कभी बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती। उसकी मौजूदगी ही जैसे कह रही हो, ये काम देखा जाएगा, भुलाया नहीं जाएगा। उसी समय रतन किशोर का आदमी आया। वह दूर से खड़ा रहा, जैसे मिट्टी से अपने जूते बचा रहा हो। साहूकार जी ने कहा है, उसने आवाज लगाई। आज आखिरी दिन है। अचल देव ने फावड़ा जमीन में टिकाया। आज हमारा पहला दिन है, उसने कहा। आखिरी नहीं। आदमी ने कुछ कहना चाहा, फिर लौट गया। दूर खड़े रतन किशोर ने सब देखा, बिना पास आए। उसकी मुस्कान आज थकी हुई थी। शाम तक काम का असर दिखने लगा। मेड़ ऊंची हो गई थी, ढेर सधे हुए थे। हवा बहने लगी, हल्की लेकिन लगातार। गेहूं की बालियां सरसराईं। इस बार शिकायत नहीं, जैसे राहत हो। भैरवनाथ मंदिर से आए। उन्होंने बिना घंटी बजाए बस इतना कहा, काम शुरू हो गया है, यही पूजा है। महिमा श्री ने कागज पर कुछ नोट किया। अगर मौसम साथ रहा, उन्होंने कहा, तो कटौती कम होगी। यह अगर अब भी था, पर उसके साथ एक और शब्द जुड़ गया था, कोशिश। घर लौटते समय अचल देव के कंधे दुख रहे थे, पर चाल में ठहराव था। आंगन में सरोजनी ने पानी रखा। उसने चैतन की तरफ देखा। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, पर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। थक गए? सरोजनी ने पूछा। थोड़ा, चैतन ने कहा, पर अच्छा है। रात उतरी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। अचल देव ने आसमान की तरफ देखा। बादल नहीं थे, बस तारे। जोखिम अब भी था, पर डर अकेला नहीं था। उसने खुद से कहा, धीमे पर साफ, फैसला लिया है, अब पीछे नहीं देखूंगा। और उसी पल गेहूं के खेतों से आती सरसराहट ने जैसे उसके फैसले पर मुहर लगा दी। कटाई के दिन की सुबह फिर धुंध लेकर आई, पर यह वही धुंध नहीं थी। इसमें ठंड तो थी, पर घुटन नहीं। इसमें नमी थी, पर भय नहीं। अचल देव ने आंगन में कदम रखा तो उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ने अलग तरह से आवाज की, सूखी, संभली हुई। हवा में गेहूं की खुशबू थी, कच्ची नहीं, पकी हुई। सरोजनी ने दरवाजे पर खड़े होकर उसके माथे पर नजर डाली। आज धूप निकलेगी, उसने कहा, जैसे मौसम नहीं, नतीजा पड़ रही हो। अचल देव ने गमछा कंधे पर कसकर बांधा। निकले, उसने कहा, आज निकलनी चाहिए। खेत की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में लोग मिलते गए, कुछ चुप, कुछ मुस्कुराते हुए। सुभाषी बैलगाड़ी के पास खड़ा था। उसके पहियों पर अब भी मिट्टी की परत थी, पर वह मिट्टी आज बोझ नहीं लग रही थी। चैतन उसके पास खड़ा था, हाथ में दरांती, आंखों में ठहराव। किताबें घर पर थीं। आज खेत उसकी कक्षा था। महिमाश्री पहले से खेत में थी। उन्होंने ढेरों की जांच की, हवा की दिशा देखी, नमी को उंगलियों से परखा। ठीक है, उन्होंने कहा, कटौती कम पड़ेगी। यह वाक्य किसी नारे की तरह नहीं गूंजा, पर उसके असर से खेत की सरसराहट बदल गई, जैसे बालियानों भी सुनकर सीधी खड़ी हो गई हो। दूर मंदिर की घंटी बजी। भैरवनाथ की चाल धीमी थी, पर कदम पक्के। उन्होंने खेत की ओर देखा, फिर अचल देव की ओर। आज हिसाब नहीं, उन्होंने कहा, आज मेहनत की गिनती होगी। कटाई शुरू हुई। दरांतियां चमकी, बालियां झुकी, कटी, ढेर बनी। धूप निकल आई, नर्म, साफ। धुंध धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। पसीना बहा, पर चेहरों पर शिकन नहीं थी। कुंदनियां छाया में बैठी, हाथ में पानी का घड़ा। कभी किसी को बुलाती, कभी बस देखकर मुस्कुरा देती। उसकी आंखों में आज किसी पुराने किस्से की जीत थी। दोपहर होते होते रतन किशोर आया। वह गोदाम की छाया से निकला नहीं, खेत के किनारे ही रुका। तराजू उसके साथ नहीं था, पर उसकी आदतें साथ थीं। उसने ढेरों को देखा, हवा को सूंघा, लोगों की आंखों में उतरती शांति को परखा। वह कुछ बोला नहीं। आज उसकी मिठास के लिए जगह नहीं थी। महिमाश्री ने कागज बंद किया। जितनी कटौती बताई थी, उन्होंने कहा,
उससे कम लगेगी, बहुत कम। सुभाषी ने अचल देव की तरफ देखा। एक पल के लिए, बिना शब्दों के, चैतन ने दरांती रोकी और अपने पिता को देखा। अचल देव ने बेटे की आंखों में पहली बार सवाल नहीं, भरोसा देखा। शाम ढली, ढेर सधे थे, हवा लगातार चल रही थी। गांव के रास्ते पर गाड़ी आई, सरकारी केंद्र की। देर से सही, पर आई, तौल हुई, सख्त पर न्याय के साथ। कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस वही मिला जो मेहनत का था। कम सही, पर सीधा। घर लौटते समय अचल देव के कदम हल्के थे। आंगन में सरोजनी ने दिया जलाया। उसकी लौ स्थिर थी, बिना कांपे। खाली हाथ उसने पूछा, आंखों से? नहीं, अचल देव ने कहा, सीधे हाथ। रात उतरी, आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे, धुंध कहीं नहीं थी। दूर खेतों से बालियों की सरसराहट आ रही थी, अब धीमी, संतुष्ट। भैरवनाथ की घंटी एक बार और बजी, जैसे दिन को विदा दे रही हो। कुंदनिया ने नीम के नीचे बैठकर कहा, देखा, जो रुका वही पहुंचा। चैतन आंगन में पिता के पास बैठा। मैं पढ़ूंगा, उसने कहा, और खेत भी सीखूंगा। अचल देव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही ठीक है। उसने आखिरी बार खेत की तरफ देखा। सुनहरी बालियां अंधेरे में भी चमक रही थीं, क्योंकि रोशनी अब सिर्फ धूप की नहीं थी। यह रोशनी धैर्य की थी, फैसले की थी, और उस भरोसे की थी जो धुंध के पार जाकर मिलता है। कहानी वहीं रुकी नहीं, पर वहीं पूरी हो गई।